हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हिंदी साहित्य की सीरीज हमने चला रखी है, जिसमें हमने आदिकाल को विस्तार से पढ़ा है। और अब विस्तार से पढ़ने के बाद है अब हम इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। उसके बाद हम भक्तिकाल, फिर उसके MCQ क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि हम संपूर्ण साहित्य और व्याकरण विस्तार से पढ़ेंगे। पूरा पाठ्यक्रम आपका निःशुल्क रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हाँ, अगर आप को पता नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी आपके लिए निःशुल्क है, और चैनल के अबाउट में जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो अब शुरुआत करते हैं इनके MCQ क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, हमने काफ़ी वीडियो पहले भी डाल रखी है इनकी, लेकिन अब हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में जो समझा है कि एक पुस्तक को आप 10 बार पढ़ो, ना कि 10 पुस्तक को एक बार। क्योंकि ऐसा हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो वही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो चलो बच्चों, अब बगैर देरी करे हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालिक गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? ठीक है, इस प्रश्न को समझने से पहले हम एक बात और समझेंगे। हम व्याकरण को भी थोड़ा थोड़ा आगे करते हुए बढ़ेंगे। देखो बच्चों, कई बच्चे रूप ऐसे लिखते हैं, लेकिन रूप में बड़े ऊ की मात्रा आती है। इसमें देखो, यहाँ रूप बड़े ऊ की मात्रा दी गई है। तो ये नहीं कि बिल्कुल हम एक स्पेशल क्लास रखे शुद्ध अशुद्ध की, हम थोड़े थोड़े शुद्ध अशुद्ध साथ करते हुए चलेंगे। जितने भी शब्द हमारे आगे आएंगे साथ साथ हम उसे करते हुए चलेंगे। तो देखो, अब इस प्रश्न को समझो। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कहने का प्राय ये है कि पहला प्रयास किसने किया था? गासा दत्तासी ने किया था, करीमुद्दीन ने किया था, डॉक्टर गिरियसन ने किया था। तो बताओ बच्चों, एक बात मैं आपसे और स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि मेरे बताने से पहले आप इनके आंसर लगा लिया करो, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। तो बच्चों, इसका उत्तर रहेगा गासी द तासीम। रामचंद्र शुक्ल नहीं आएंगे, न ही करीमुद्दीन, डॉक्टर गिरियसन। गासी द तासी ने सूत्रबद्ध रूप से सर्वप्रथम प्रयास किया था। कहने का इन्हें वर्णानुक्रम, यानी वर्ण के आधार पर। कहने का प्राय है कि जैसे किसी का ऐसे नाम है तो सारे ए वाले लिए, फिर ए, फिर आ से, इस तरह से इन्हें अल्फ़ाबेट कहने, अल्फ़ाबेट के हिंदी में वर्ण के अनुसार इन्होंने इसको हिंदी साहित्य को बांटा था। घासीदास की ग्रंथ का नाम, भाई अब ये पूछा गया था कि सूत्रबद्ध सबसे पहले किसने किया था, तो घासीदास ने किया था। अब इनके ग्रंथ का नाम पूछ लिया गया है। तो देखो बच्चों, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये तो आपने पढ़ा है, ये नहीं है किसका, ये आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इसका उत्तर आएगा इस्तवार दालित्र हिंदुस्तानी, और इसकी भाषा भी पूछ ली जाती है। तो इसकी भाषा रहेगी फ्रेंच भाषा रहेगी इसकी। ठीक है, तो भाषा को भी अवश्य याद रखेंगे। पूछ ही लिया गया अगले प्रश्न में, इस्तवार दालित्र हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो अभी मैंने बताया आपको, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तबकातुशरा के लेखक कौन है? भाई तबकातुशरा के लेखक रहेंगे मौलवी करीमुद्दीन। देखो बच्चों, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप अनुमान से उत्तर लगा सकते हो, क्योंकि देखो अमीर खुसरो का तो उनकी तो पहलियाँ मुकरियाँ हैं, ये तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, नूर मोहम्मद एक मुस्लिम कवि हैं। इन्होंने इसको हिंदी साहित्य पर इतना नहीं, इन्होंने कविताएं यही लिखी है। इंशाल्लाह का भी, तो मौलवी करीमुद्दीन इसका सटीक आंसर बैठता है। ठीक है, अब 5वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से
किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा जाता है? तो देखो बच्चों, नाम से ही प्रतीत हो रहा है यानी तज़किरा आया है, तो यहाँ भी तज़किरा आया। तज़किरा ए सूरा ए हिंदी, तो यहाँ तज़किरा आया है तो यहाँ भी तज़किरा आया है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का नींव किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का नींव तो मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का नींव माना जाता है। उस क्यों माना जाता है, कैसे, वो तो हम बाद की बात करेंगे, लेकिन हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ नींव आया है, यहाँ वन मतलब नींव की यहाँ वह आया है, उसी तरह से इसको उल्टा किया गया है। ठीक है, वह को यहाँ आगे रख दिया गया और न को यहाँ पीछे रख दिया गया। तो यहाँ एक ट्रिक आप ये भी अपना सकते हैं। अब प्रश्न रहेगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी गासदाताशी का है, अभी हमने पढ़ा। मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान गिरिएशन का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। तो इसका रहेगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो गिरिएशन का है। अभी आप कहोगे कुछ बच्चे गासी द तासी में कंफ्यूज रहते हैं, तो देखो पहले वैसे तो इसको विस्तार से आगे भी आएगा ये प्रश्न, लेकिन मैं यहीं बता देती हूँ और वहाँ दोबारा हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि गासी द तासी को सूत्रबद्ध तो सबसे पहले गासी द तासी ने किया था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी में। ठीक है, उन्होंने सूत्रबद्ध रूप से प्रयास तो सबसे पहले किया था, लेकिन उसमें क्या कमी थी, उसमें वर्ण के आधार पर, यानी वर्ण के आधार, वर्ण का मतलब है जैसे ए आ और फिर ई, फिर इस प्रकार से अल्फ़ाबेट यानी वर्ण के अनुसार जिसके नाम आते गए थे उन्होंने उसको इस प्रकार से किया। तो ये तो जरूरी नहीं है कि ए नाम वाले एक बार पैदा होंगे और आ वाले एक बार, ई वाले एक बार पैदा होंगे। तो ये कमी थी उस साहित्य में कहीं ना कहीं। अब बच्चों ये समझेंगे मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को फिर प्रथम इतिहास ग्रंथ क्यों माना गया। वो इसलिए माना गया था क्योंकि इसमें काल विभाजन था, पहली बार काल विभाजन था। ठीक है, अब काल विभाजन का क्या मतलब होता है ये सभी आप जानते हैं। जैसे सन के अनुसार, उस समय सन तो नहीं था, ईस्वी था या विक्रम संवत कह दीजिए या ईस्वी कह लीजिए। कहने का मतलब उस समय काल यानी समय के अनुसार था। ये ऐसे था भाई, जैसे इस काल में ये कवि आ गए, इस काल में ये आ गए, ये मतलब कि जन्म के अनुसार था, कवियों के जन्म के अनुसार था। अब इसने क्या किया था, गासी द तासी ने वर्ण के अनुसार कर दिया। तो ये बहुत बड़ी कमी थी। कहने का मतलब कि ये जरूरी नहीं कि ए वाले एक बार पैदा होंगे, कै वाले एक बार। इससे क्या हो गया कि उनका समय बिगड़ गया। तो इसलिए उसका सर्वप्रथम प्रयास तो गासी द तासी ने किया था, लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया था मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर को। ठीक है, लेकिन उस प्रयास तो उसने गासी द तासी ने भी किया था। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, इस बारीकी को समझ लेना, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। ठीक है, अगर वैसे भी याद ना रहे तो माना गया था, मैं से माना गया था और इसे द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें भी कुछ कमी रही है, आगे हम पढ़ेंगे, सभी प्रश्न धीरे धीरे आते जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। हिंदी कवियों का प्रथम वर्त संग्रहकार कौन है। तो देखो बच्चों, वर्त संग्रहकार है गासी द तासी, करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर को ये माना गया है वर्त संग्रहकार, ये शिव सिंह सेंगर को माना गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। तो गिरिएशन को माना गया है। क्यों माना गया है गिरिएशन को, अभी मैंने पढ़ा था कि जो प्रवृत्ति इन्होंने क्या किया था कि इसकी प्रवृत्ति, इनकी विशेषताओं को लिया, इनके समय को लिया, उस युग में कौन सी विशेषताएं थी, इस युग में कौन सी विशेषताएं थी। तो हिंदी साहित्य का लेखन का काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण गिरिएशन ने किया था। इस बात को विशेष आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक सन 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? भाई अब पूछा गया कि 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था, यानी छपा था वो। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। 10वां प्रश्न देखें, डॉक्टर गिरियसन कृत का मतलब होता है रचना करना, लिखना। ठीक है, और बहुत से हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत से बच्चे इसे रे की मात्रा मान लेते हैं, लेकिन ये री है, ऋषि की मात्रा है, इसकी री की कृत ऐसे ही उच्चारण होगा इसका, कृत्य, और ना कि कृत ये होता है ना, ये इसके नीचे रे होता है, और ये रे पूरा होता है, देखने में ये अधूरा लगता है। कै देखने में पूरा है, लेकिन कै इसमें अधूरा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हम साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों इसका रहेगा डॉक्टर गिरियसन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का जो सन था वो सन 1888 था। ठीक है, ये इसका विस्तार से धीरे धीरे सारे प्रश्न आ जाएंगे। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने माना? अब तो ये प्रश्न आया कि इनको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ मान लिया गया। क्यों माना? क्योंकि काल विभाजन था, समय के अनुसार इसमें इन्होंने कवियों को, लेखकों को रखा था। अब ये है कि इसमें ये कहा है, पर माना किसने है भाई? सर्वप्रथम किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी जानते हैं। माफ़ कीजिए भाई, इसका आंसर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता आएगा। इसका ध्यान नहीं रहा, एकदम से जल्दबाजी में बोला गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने माना है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इससे पहले कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया। किसने माना? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। और ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो मैंने जल्दबाजी में बोल दिया ना, अभी भी मैंने गलती की, उसी प्रकार आप भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि इनका ओहदा ही इतना ऊंचा था आलोचना के क्षेत्र में। रामचंद्र शुक्ल का ये हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, और बहुत से बच्चों के नंबर भी कट जाते हैं, बहुत से बच्चों के आ भी जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम मतलब प्रस्थान बिंदु, यानी प्रस्थान बिंदु का मतलब होता है आगमन करना। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान मिश्र बंधु और शिव सिंह सरोजर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आप देखना इसका उत्तर क्या आएगा? इसका आएगा शिव सिंह सरोज। अब बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज, मैम कहीं तो आप बता रहे हो कि गासा दत्तासी है, कहीं आप बता रहे हो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, तो कहीं आप बता रहे हो शिव सिंह सरोज। देखो बच्चों ध्यान से देखो इसमें क्या अंतर है। देखो गासा दत्तासी ने सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन उसमें मैंने अभी आपको बताया उसमें वर्णों की कमी थी, यानी वर्णों के अनुसार उन्होंने कवियों लेखकों को रखा था, जैसे ए वाले, आ वाले, ई वाले, कै वाले, खे वाले। तो जरूरी नहीं कि एक वर्ण वाले एक बार पैदा होंगे, ये तो आप समझ चुके हो, वही सभी अपने समय के अनुसार होते हैं। तो फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर में क्या था? काल के आधार पर था, काल विभाजन के आधार पर, ठीक है। गासी दत्तासी की भाषा थी बच्चों फ्रेंच, ठीक है, और इसकी भाषा थी अंग्रेजी। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अलग जाहिर हो रहा है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये अंग्रेजी भाषा थी गिरियसन ने। और ये हमारे यहाँ के विद्वान भी नहीं थे, ये विदेशी विद्वान थे। लेकिन जो शिव सिंह सरोज ने, उसने सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदी में लिखा था। इससे पहले तो क्या फ्रेंच में लिखा गया, और फिर इसमें लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया। अब जो हिंदी में सबसे पहले प्रयास किया था हिंदी भाषा में, वो शिव सिंह सरोज ने किया था। देखो बच्चों ये बहुत बारीकी अंतर है, देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, लेकिन ये बारीकी अंतर जो आपको दिखाई देता है, तो ये आपके नंबर कटवा सकता है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को 2-3 बार सुन लिया करो, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगी आपका, ठीक से। हिंदी साहित्य 0 से 100 तक चलेंगे, और जो हिंदी व्याकरण है वो भी हमारा क्रमबद्ध रूप से चलेगा। और इसी तरह से पहले हम क्या करें, पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर उसके MCQ क्वेश्चन करेंगे।
अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट में है, ठीक है, ABOUT लिखा मिलेगा। आप चैनल के अबाउट में जाओगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और बच्चों, टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है आपका, और ये संपूर्ण वीडियो भी आपके लिए निःशुल्क रहेगी। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो TGT PGT नेट, सभी के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम हो या हिंदी विषय से आप अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज होता है कि मैम ये किस पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? भाई देखो, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे लेते? तो अब तो इनके ग्रंथ का नाम आपने पढ़ा, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी थी, ठीक है। और काल विभाजन इन्होंने किया था, कालक्रम के अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य का ये इतिहास लिखा था। अब इन्होंने लिखा था तो सहायता किससे इन्होंने हेल्प ली थी? तो देखो बच्चों, इसका रहेगा शिव सिंह सरोज से इन्होंने सहायता ली थी। कहने का मतलब कि इन्होंने इनका मार्गदर्शन किया था शिव सिंह सरोज ने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी थी? ये काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताती हुई चलूँगी कि ये प्रश्न और थोड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण सारे ही हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में पूछा नहीं गया है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी ने प्रत्युत ग्रियर्सन है, ये कथन किसका है? ये कथन है, पहले आप कथन को ध्यान से समझ लो। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी ने प्रत्युत ग्रियर्सन है, इन्होंने कहा है कि विधेयवादी आदि प्रवर्तक शुक्ल जी को माना जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि शुक्ल जी नहीं है, ग्रियर्सन है। भाई उनका अपना व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत उन्होंने अपने आप टिप्पणी की है। तो ये कहा है प्रोफेसर नलिनी विलोचन शर्मा। तो ये प्रो करके यहाँ लिखा गया ना, ये लाघव चिन्ह, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। कहने का मतलब छोटा चिन्ह बोलते हैं कि किसी भी शब्द को हम ऐसे लगा देते हैं ना बिंदी सी, तो उसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। इस बात को, व्याकरण को भी आप साथ पढ़ते हुए चलेंगे। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी ने प्रत्युत ग्रियर्सन, एक कथन है प्रोफेसर नलिनी विलोचन शर्मा का, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन सका। मतलब कहने का मतलब ये कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को पहला इतिहास ग्रंथ मान लिया गया, लेकिन क्या है, कुछ विधेयवादी ने इन्होंने क्या कि केंद्र बिंदु नहीं बन सका, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रही है। यह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया, इसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं हुआ, इसमें व्याकरण संबंधित अशुद्धियां हैं, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो भाई इसकी जो मेन है, यानी मुख्य जो कारण है, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। जाहिर सी बात है, जो हमारे देश के जो है, सभी लगा लीजिए कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और हम कहीं हरियाणवी बोलते हैं, कहीं राजस्थानी, ये अपनी क्षेत्रीय बोलियां हैं। लेकिन क्या है कि हमारे देश में इतनी अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, तो नहीं बोली जाती है तो फिर वही बात है कि समझने में दिक्कत होगी। तो सभी तो आम जन तो इसको समझ नहीं पाया होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में, अगर हिंदी में होता तो सब पढ़ लेते। तो इसलिए एक केंद्रीय बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि इसकी भाषा अंग्रेजी, तो सबने इसको नहीं पढ़ा और सभी इसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ठीक है। मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु में कौन नाम सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। है नहीं है, सबसे पहले तो आप इसको अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आपके एक भी नंबर ना कट सके। ठीक है, आपने पढ़ा सम्मिलित नहीं है, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। अब प्रश्न को आगे पढ़ोगे, आगे करोगे। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश और कृष्ण बिहारी नहीं है। और आपको क्या ऐसे ट्रिक के द्वारा गणेश श्याम सुखदेव ऐसे ट्रिक के द्वारा आप इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कितने कालों में विभाजित किया गया है?
तो भाई देखो सबने 4 कालों में विभाजित किया, लेकिन मिश्र बंधु ऐसे थे, इन्होंने क्या पूरे इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल ने कितने 4 भागों में बांटा है। लेकिन मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की, इन भाइयों की, गणेश श्याम सुखदेव की। और इन्होंने रचना का नाम भी मिश्र बंधु विनोद रख दिया अपने नाम के ऊपर। और इन्होंने इस काल को बांटा है 5 कालों में, यानी 5 प्रकार बनाए हैं इसके हिंदी साहित्य इतिहास के। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? भाई यही है मिश्र बंधु। ये हिंदी, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर है पादरी एफई के द्वारा लिखी गई साहित्य ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? भाई पादरी एफई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो देखना इसका थोड़ा सा नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे देश की तो ये है नहीं, तो इसलिए बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका सी रहेगा, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। योगी हरि को, ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। योगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? योगी हरि, ये भाई एक लेखक का नाम है योगी हरि, और ब्रज माधुरी सार उनकी रचना का नाम है। ठीक है, योगी हरि एक लेखक का नाम है और ब्रज माधुरी सार उनकी रचना का नाम है। कि संपादन की प्रेरणा किससे मिली? भाई किससे उन्होंने प्रेरित होकर ये ब्रज माधुरी सार लिखी है? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर योगी हरि ने ब्रज माधुरी सार की जो है रचना की है। आचार्य शुक्ल साहित्य इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो भाई इस आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ किस हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ध्यान रखेंगे इसको अंडरलाइन कर लेना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो इसका नाम याद रखेंगे आप, इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास। और कहीं कहीं इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास भी आ जाता है, और कहीं कहीं इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने प्रसिद्ध है ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े आलोचक रहे हैं, इनने बहुत ख्याति की है अपने जीवन काल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष, अब इनका प्रकाशन का समय पूछ लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन का वर्ष है, तो जो इसका है 1929 ईस्वी। देखो ईस्वी विक्रम संवत सन का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय साहित्य ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकर वर्मा का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखो मैंने कहा था ना, कहीं हिंदी साहित्य का विकास, कहीं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओद, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो बच्चों इसका जो उत्तर रहेगा आपका बी रहेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। कैसे रहेगा इसको हम देखेंगे विस्तार से। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध रूप से लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या है कि जैसे जो इनसे पहले जो भी साहित्य लिखा, कहीं में किसी में वर्ण से लिखा गया, किसी में काल से लिखा गया, कहीं में विशेषता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है। लेकिन इनकी जो इससे इन्होंने जब शुरुआत की, इन्होंने ये लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो बाकी सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? क्योंकि किसी ने काल को लिया, किसी ने वर्ण को लिया, इन्होंने उस काल की विशेषताओं को लिया। भाई इस काल में ये विशेषताएं थी, इस काल में ये थी, इस काल में विशेषताएं ये थी, तो इन काल विशेषताओं के अनुसार इन्होंने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है विशेषताओं के आधार पर। इसलिए इनका सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय लोगों को पसंद आया। हाँ भाई ये इतिहास हो सकता है क्योंकि इसमें इस काल की विशेषताएं सम्मिलित हैं।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? भाई इससे पहले किसी ने क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले, लेकिन इन्होंने उठाया था। तो वो कौन सा था, कैसा कदम था? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, प्रवृत्ति निरूपण, प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, आदिकाल को वीरगाथा का नाम देना, ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। अब देखो इस ये मतलब क्या है और इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है, इसको आप देखेंगे। देखो भाई इसका एक ही, जैसे किसी ने पहले साहित्य का इतिहास लिखा गया तो ये तो आपको पता ही है, कोई अंग्रेजी में लिख रहा था, कोई फ्रेंच में लिख रहा था, लेकिन जब इन्होंने लिखा तो सभी का मतलब मिक्स भाषा हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपभ्रंश के बाद हिंदी को लिया। ये सभी मानते कि अपभ्रंश का विकास, अपभ्रंश फिर अवट फिर हिंदी आई है हमारी खड़ी बोली। तो इन्होंने क्या किया कि अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से बिल्कुल अलग कर दिया। इनका मानना है कि पहले अपभ्रंश साहित्य आया फिर हिंदी साहित्य आया। तो ये कुछ अलग बात थी और उससे हटकर बात थी, इसलिए इसका ये सबसे पहले क्रांतिकारी कदम था। जो पहले प्रयास करता है, यानी जो पहले नया बदलाव लाता है उसे क्रांतिकारी कदम ही कहते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक व्यक्तिगत सोच होती है, अपनी एक राय होती है, उनका अपना प्रयास होता है। तो ये समझ गए हो गया आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो ये आप सभी जानते हैं, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं। क्यों नहीं है? देखो भाई आपने अभी भी अपने कोई साधु संत देखा होगा तो वो अपने शब्द गाते रहते हैं, भजन करते रहते हैं और धुन में चलते रहते हैं, ठीक है, उनकी वाणी। तो उस समय क्या है, कबीर जैसे थे, अपनी वाणी, उनकी जो वाणी बोलते हैं उनके जो शिष्य लिख देते थे। वो कहते हैं ना कबीर अनपढ़ थे लेकिन उनके शिष्य लिख देते थे, वो जो भी बोलते थे उसको लिख देते, क्योंकि उनके शिष्य पढ़े लिखे थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उसी प्रकार सिद्ध और योगी भी अपने भगवान के नाम का भजन कर रहे थे और ऐसे मतलब इधर डोर टू डोर घूम रहे थे, कहने का मतलब द्वार घूम रहे थे। तो ये इन्होंने कहा कि रामचंद्र भाई ये तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं अपनी वाणी में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में। तो इनकी कोई रचनाएं नहीं है, कोई साहित्य, इसको साहित्य में हम सम्मिलित नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, तो इन्होंने तो सम्मिलित ऐसे नकार दिया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने क्या किया है कि सिद्धों और योगों की रचनाओं को शामिल कर लिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद कहते हैं कि भले इनकी बोली है, वाणी है, लेकिन इसमें साहित्य का मर्म, साहित्य का रहस्य छुपा हुआ है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे शामिल कर लिया। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कैसे, कौन से आलोचक है जिन्होंने शामिल किया था? डॉक्टर हजारी प्रसाद ने शामिल किया था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे वाणी कहकर या इनकी जो धर्म संबंधित जो भी इन्होंने आरोप लगाए वो कहकर मना कर दिया। तो इसका बारीकी से आप अंतर समझोगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे 27 क्वेश्चन हो गए थे, अब हम बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य वो आलोचना, एक मिनट, अभी 27वां प्रश्न है। हिंदी साहित्य का प्रमुख ग्रंथ अभी तक अधूरा है। IMP लगा लेना, बल्कि वेरी IMP लगा लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, क्योंकि ये इन्होंने रीतिकाल तक ये लिख पाए थे। कहाँ तक? रीतिकाल तक ये लिख पाए थे, क्योंकि उस समय जब ये लिख रहे थे, इसको हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिख रहे थे, तो उस समय बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब मृत्यु हो गई तो माना जाता है कि ये अभी तक अधूरा है, किसी ने इसे पूरा किया भी नहीं। इसी रीतिकाल तक इसका वर्णन मिलता है और फिर इनकी मृत्यु हो गई और ये अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये अधूरा इसलिए है क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई, ये लिख नहीं पाए
और फिर इसको पूरा नहीं किया। और ये ऐसी ऐसी जो कुछ अलग हटकर जो रचनाएं होती है वो काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो उनको आप अवश्य याद कर लेना, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसने? भाई सबने लिखा है वैसे तो, लेकिन जो आलोचना ढंग से समझाने का प्रयास किया है पद्मलाल पूनालाल बख्शी। पद्मलाल पूनालाल बख्शी ने इसे आलोचनात्मक ढंग से समझाने का प्रयास किया है, इसको श्रेय जाता है। हिंदी साहित्य की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं गंगा प्रसाद सिंह, ठीक है। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य दंपत्ति का बीजक कहा जाता है? तो भाई संपत्ति, एक मिनट, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त, राम नरेश त्रिपाठी। भाई संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल, और हिंदी साहित्य संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, और हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? आपका डी रहेगा। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, मतलब जो आज का जो साहित्य है उसका संपत्ति का बीजक माना, यानी बीज माना है। तो हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त को हिंदी आधुनिक संपत्ति का बीजक माना जाता है। तो ये आप, बाकी ये भी रचना इन्हीं की, इनको भी आप ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम आगे ऐसे ही क्रमबद्ध रूप से बढ़ते रहेंगे। कल हम और ज़्यादा प्रश्न करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, मुझे ये आपसे शिकायत रहती है। आप वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन आप लाइक करके नहीं जाते हो। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, लेकिन आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। और वैसे कुछ एक ही तो ऐसे ही दबाना है, एक ही उंगली लगनी है आपकी, तो कोई मेहनत नहीं करनी, कोई पैसे आपके नहीं लगने, मेरे नहीं लगने। मुझे ये लगता है कि बच्चे मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप और भी किसी प्रश्न से संबंधित आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, जिसका जो लिंक है ABOUT इसमें जाओगे चैनल के अबाउट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।